आज अपन क्या डिस्कस करेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम के ऊपर टेम्परेचर क्या इफेक्ट आता है अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आएगा कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। क्योंकि बेटा अपन ने एक पॉइंट लिखा था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कि इक्विलिब्रियम इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो टेम्परेचर का फंक्शन होता है। तुम टेम्परेचर को चेंज करोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होगी। और वो किस टाइप से चेंज होता है, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, वो सब अपने को डिस्कस करना है। उसके लिए बेटा अपने को अरेनियस थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, अरेनियस कोलिजन थ्योरी। क्योंकि बेटा उसके अंदर एक टर्म आता है एक्टिवेशन एनर्जी। उस टर्म को समझने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा बेटा, कोलिजन थ्योरी थोड़ा सा अपन ऊपर ऊपर से देखते हैं एक बार उसको कि क्या होती है कोलिजन थ्योरी बेटा। तो बेटा अकॉर्डिंग टू अरेनियस कोलिजन थ्योरी बेटा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, राइट। ये सुन, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। बट बेटा हर एक कोलिजन जो है ना वो इफेक्टिव नहीं होती। हर एक कोलिजन इफेक्टिव नहीं होती, इट मींस कि हर एक कोलिजन से प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है बेटा। रिएक्टेंट की वो कोलिजन जिससे बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के, उसके बाद ही उसी कोलिजन से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स। अगर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कोलाइड तो कर रहे हैं बट उससे अगर बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है तो वो तुम्हारा जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे बेटा। समझ में आया कि कोलिजन के इफेक्टिव और नॉन इफेक्टिव होने का मतलब क्या है। अगर कोलिजन से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड ब्रेक हो गए तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो ऐसी कोलिजन को बोलेंगे अपन इफेक्टिव कोलिजन। और ऐसी कोलिजन बेटा जिससे प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रही रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स, मतलब कोलिजन के बाद रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड ब्रेक नहीं हुए हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, नॉट इफेक्टिव कोलिजन। कोई दिक्कत इसके अंदर, हाँ है ना। तो बेटा एक चीज नोटिस करना कि जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, तो अरेनियस ने ऑब्जर्व किया कि जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं तो कुछ मॉलिक्यूल तो कोलाइड करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहे हैं और कुछ मॉलिक्यूल कोलिजन के बाद भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे। फिर उसने देखा कि डिफरेंस क्या आ रहा है, कौन से रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और किस टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। इस बात को बेटा तुम बहुत इजीली समझ सकते हो। जैसे मैं गैसियस रिएक्शन की बात करूं बेटा, राइट। अगर एक गैसियस सैंपल की बात करूं बेटा तो तुम्हें पता है कि गैस के सैंपल में जो डिफरेंट गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफरेंट वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होंगे बेटा जिनकी वेलोसिटी बहुत हाई होती है और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी वेलोसिटी बहुत कम होती है ना। दो टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना बेटा, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनकी स्पीड क्या होती है बेटा, बहुत ज्यादा, और कुछ बहुत कम। जिन गैस मॉलिक्यूल्स की बेटा वेलोसिटी हाई है इट मींस उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई है। ये सुनो, जब वो ब्रेक करेंगे बेटा, जो हाई स्पीड मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे तो उनके बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं। लेकिन जो मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है, बहुत स्लो मूव कर रहे हैं, क्या उनके से बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा, नहीं होगा ना। नहीं सर। तो उनकी कोलिजन से अगर बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे, है ना। तो समझ नहीं हो रहा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जो रिएक्टेंट का सैंपल है बेटा, जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का जो सैंपल है उसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो अरेनियस ने एक चीज बोला बेटा कि उसने देखा कि कुछ मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी एक पर्टिकुलर वैल्यू से हाई है या उसके इक्वल है वो तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। और कुछ पर्टिकुलर वैल्यू बेटा, कुछ मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम है वो कोलाइड करके भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहे। ध्यान से सुनना बेटा, अरेनियस ने ऑब्जर्व किया कि सैंपल के मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी एक पर्टिकुलर वैल्यू के इक्वल या उससे हाई है वो तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, बट उनसे उस वैल्यू से जिन मॉलिक्यूल की एनर्जी कम है वो कोलाइड करके भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहे बेटा। उस एनर्जी लेवल, उस एनर्जी की वैल्यू को उसने नाम दिया थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या नाम दिया बेटा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। कि जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इस थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल होगी या इससे ज्यादा होगी वो तो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो इसके लिए उनके पास जो मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए उसको उसने बोला थ्रेशोल्ड एनर्जी, राइट। ये सुनो बेटा, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इफेक्टिव कोलिजन इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास मिनिमम एटलीस्ट इतनी एनर्जी तो होनी चाहिए, अगर इससे कम एनर्जी है तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे कोलाइड करके, इससे इससे ज्यादा है तो अच्छी बात है, इतनी तो होनी ही चाहिए बेटा। समझे कि नहीं समझे बेटा। तो उस एनर्जी को क्या नाम दिया बेटा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी
थ्रेशोल्ड के इक्वल है इससे ज्यादा है, उनको उसने बोला बेटा एक्टिव मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ऐसे मॉलिक्यूल क्या थे, एक्टिव थे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहे थे बेटा। और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है, राइट, मतलब उनके पास कुछ एनर्जी है बट इतनी नहीं है कि वो कोलाइड करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल उनके पास एनर्जी नहीं है, ऐसे मॉलिक्यूल को नाम दिया बेटा उसने पैसिव मॉलिक्यूल्स। है ना, समझ में आया बेटा। तो अकॉर्डिंग टू अर्नियस थ्योरी ए केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस बाय द कोलिजन ऑफ reactant molecules, and for the collision to be effective, reactant molecule must possess certain minimum energy which is known as threshold energy बेटा, है ना। और वो molecules बेटा जिन एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल है या उससे ज्यादा है आर नोन एज एक्टिव मॉलिक्यूल्स, राइट। ओके बेटा, और वो मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है बेटा, उनको उसने क्या नाम दिया बेटा, पैसिव मॉलिक्यूल्स, राइट। ये सुनो, अब देखते हैं बेटा व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का जो कंसेप्ट है वो अपन देखते हैं बेटा। अभी ध्यान सुनो, मैं एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ एक्टिवेशन एनर्जी का, और तुम्हें डिफरेंस पता होना चाहिए कि बेटा थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी बेटा, थ्रेशोल्ड एनर्जी एक एनर्जी की वो वैल्यू है कि जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होगी या इसके इक्वल होगी, वही क्या किसमें कन्वर्ट होंगे बेटा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, कोलाइड होंगे, राइट। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ बेटा जीरो एनर्जी लेवल, यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू क्या है बेटा, जीरो, राइट। पैसिव मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं बेटा, पैसिव मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम होती है, मतलब तुम्हारे पास रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास कुछ तो एनर्जी होगी, उसको मैं ईआर से डिनोट करूं बेटा, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, पैसिव मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं बेटा, ठीक है। तो पैसिव मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी कुछ तो होगी, ये वाली वैल्यू ईआर, यहाँ पे जीरो वैल्यू, कुछ तो एनर्जी होगी। क्या बेटा ये मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी ईआर मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी की इक्वल है, क्या ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं, नहीं बेटा, क्योंकि इनकी जो वैल्यू थ्रेशोल्ड से कम है, राइट। ईआर जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है, तो ये मॉलिक्यूल्स कोलाइड करके भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे, राइट। अब तुम्हें समझना चाहिए बेटा कि व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी बेटा। तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी बेटा, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो अपन एक्सटर्नली सप्लाई करेंगे पैसिव मॉलिक्यूल्स को, ताकि उनकी एनर्जी जो है वो क्या हो जाए बेटा, थ्रेशोल्ड के इक्वल हो जाए, राइट। उसको उसको बोलते हैं बेटा एक्टिवेशन एनर्जी, ताकि ये पैसिव मॉलिक्यूल क्या बेटा, जैसे ही इन पैसिव मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक्सटर्नल एनर्जी की हेल्प से थ्रेशोल्ड के इक्वल होगी, वो क्या हो जाएंगे बेटा, एक्टिव मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसलिए उस एनर्जी को नाम देते हैं बेटा एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। तो बेटा एक्सटर्नली मैं ये एनर्जी सप्लाई करूंगा बेटा, इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। तो बेटा पैसिव मॉलिक्यूल्स को तुम एक्सटर्नली जो एनर्जी दोगे, जिसको लेके रिएक्टिव जो पैसिव मॉलिक्यूल्स है बेटा वो एक्टिव बन जाएंगे, इट मींस अब उनकी कोलिजन से भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे बेटा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसको बोलते हैं बेटा एक्टिवेशन एनर्जी। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी बेटा, थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल टू क्या होगा बेटा, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्लस एक्टिवेशन एनर्जी, हाँ है ना। एक्टिव मॉलिक्यूल के लिए बेटा जो एक्टिव ऑलरेडी एक्टिव मॉलिक्यूल्स है उनको तो बाहर से कुछ देनी नहीं पड़ेगी, ये अपन किसकी बात कर रहे हैं बेटा, फॉर द पैसिव मॉलिक्यूल्स, राइट। अभी ध्यान से सुनना बेटा, तो यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगा बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू जाएगा थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब ध्यान से सुनना बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एक्टिवेशन एनर्जी, सबको समझ में आया ना बेटा। थ्रेशोल्ड एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी है बेटा कि इतनी एनर्जी तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास होनी चाहिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, राइट। व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी बेटा, जो पैसिव मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनके पास जो एनर्जी होती है ना, जो एनर्जी होती है बेटा वो क्या होती है, थ्रेशोल्ड के इक्वल नहीं होती, राइट। तो एक्सटर्नली अपन कितना एनर्जी दे कि उनकी रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स उनकी एनर्जी किसके इक्वल हो जाए बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी की, थ्रेशोल्ड के इक्वल हो जाए उसको अपन बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। तो बेटा यहाँ से तुम्हें समझ में आएगा कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी, ईटीएच मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू क्या बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, है ना। हो जाएगा, तो यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी कितना आ जाएगा बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ओके बेटा, अभी इसी चीज को तुम्हें ना बेटा ग्राफिकली समझना है, ठीक है। और ग्राफ को अपन दो कैटेगरी में स्टडी करेंगे बेटा, फॉर द एंडोथर्मिक एंड फॉर द एक्सोथर्मिक। ओके, कैसे होता है बेटा अभी अपन डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखना बेटा, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ पूरे, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसका ग्राफ बेटा, एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है बेटा। एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का अपन कर्व बनाते हैं। देखो बेटा
रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जो है स्टार्टिंग में तुम्हारे पास क्या होगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे ये वाले, उनके पास कुछ एनर्जी होगी बेटा, ये दिखा रहा है बेटा, ये वाला दिखा रहा है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट को, ठीक है, उनके पास पहले से कुछ एनर्जी होगी। ये यहाँ पे मैं दिखाऊंगा किसका बेटा, थ्रेशोल्ड एनर्जी को दिखा रहा हूँ ऐसे, ये तुम्हारे पास ETH है, थ्रेशोल्ड एनर्जी का। ओके, अब देखो बेटा रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल उनके पास पहले से कुछ एनर्जी है, क्या ये प्रोडक्ट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा, नहीं, इनकी एनर्जी को किसके इक्वल करना पड़ेगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल करना पड़ेगा, जाके ये किसमें कन्वर्ट होंगे बेटा, तब जाके ये किसमें कन्वर्ट होंगे बेटा, प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की कुछ एनर्जी है बेटा, अपन उनको एनर्जी देंगे तो क्या होगा, इनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड के इक्वल हो जाएगी। जैसे ही रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड में कन्वर्ट होगी बेटा, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा, किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में, राइट। तो तुम्हारे पास जैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, प्रोडक्ट, और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है बेटा, रिएक्टेंट। ओके, अभी देखना बेटा, ये वाली जो स्टेट है ना बेटा, ये वाली स्टेट, जब रिएक्टेंट की जो मॉलिक्यूल उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड के इक्वल हुई है, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल का किसमें ट्रांजिशन हुआ है बेटा, प्रोडक्ट में, है ना, राइट। तो बताओ बेटा ये वाली एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, ये वाली एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी, है ना, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा अपन तो ना रिवर्सिबल रिएक्शन की स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम का जो कंसेप्ट है किसके लिए वैलिड है बेटा, ओनली फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है बेटा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता है। तो बेटा अगर वापस प्रोडक्ट से तुम्हें रिएक्टेंट फॉर्म करना है, तो बताओ बेटा उसकी एनर्जी भी किसके इक्वल करनी पड़ेगी बेटा, थ्रेशोल्ड के इक्वल। तो ये वाली एनर्जी किसके, प्रोडक्ट के लिए एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी, या फिर मैं बोलूं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास पहले से कुछ एनर्जी थी, बट वो एनर्जी थ्रेशोल्ड के इक्वल नहीं है, इसलिए वो पैसिव मॉलिक्यूल्स है। और पैसिव मॉलिक्यूल की एनर्जी को थ्रेशोल्ड के इक्वल करने के लिए जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं, उसको अपन बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये वाली एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी। अब देख लो बेटा, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी दे रहे हैं, तो इसको बोलेंगे अपन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ये क्या हो जाएगा बेटा, प्रोडक्ट को अगर वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट करना है, मतलब प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट बैकवर्ड डायरेक्शन, तो इसको बोलेंगे अपन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, एक कॉन्सेप्ट सिखाया था बेटा तुम्हें, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्या होता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, कि एक केमिकल रिएक्शन में नेट एनर्जी कितना एब्जॉर्ब हुआ है या कितना रिलीज हुआ, उसको बताता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। उसका फॉर्मूला होता है बेटा इन टर्म्स ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू होता है बेटा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो बेटा ये तुम्हारे पास एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला है। अब क्या तुम ये बात बता सकते हो क्या कि ऊपर जो कर्व ड्रॉ किया है बेटा, वो एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक का है। देखो बेटा ध्यान से, ये है, ये वैल्यू किसकी, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की। ये वाली क्या है बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की। कौन सी वैल्यू बड़ी है बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, राइट, है ना। देखो बेटा फाइनल प्रोडक्ट जो बना है उसकी एनर्जी काफी कम है, राइट, एनर्जी कम है मतलब वो स्टेबल है, राइट। अगर उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है बेटा, उसको वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट करना है, तो उसको हाई एनर्जी देनी पड़ रही है। तो तुम डायग्राम देख के भी इजीली देख पा रहे होंगे बेटा कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा है। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसा है बेटा, ऊपर वाले कर्व के लिए नेगेटिव, मतलब ये है बेटा फॉर द एक्सोथर्मिक, है ना। अभी बेटा अपन एंडो के लिए भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। एंडो के लिए क्या हो जाएगा बेटा, अपने को फॉरवर्ड को बड़ा करना पड़ेगा, राइट। हमारे पास रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास पहले से कुछ एनर्जी होगी, तुम उसको क्या करोगे बेटा, एनर्जी देके प्रोडक्ट में कन्वर्ट करोगे, राइट। यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है बेटा, रिएक्टेंट, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है बेटा, प्रोडक्ट। ओके, तो ये वाली एनर्जी कौन सी हो जाएगी बेटा, ये ट्रांजिशन स्टेट, तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ये वाली वैल्यू कौन सी हो जाएगी बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक। बताओ बेटा डेल्टा एच रिएक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। कौन सी वैल्यू लार्ज है बेटा, कौन सी वैल्यू लार्ज है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज लार्जर देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब डेल्टा एच रिएक्शन कैसे आने वाला है बेटा, इधर पॉजिटिव। मतलब ये वाला जो कर्व है ना बेटा, वो किसके लिए है, फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये सुनो, राइट। अभी ध्यान से सुनना बेटा, अभी ध्यान से सुनना, मैंने तुम्हें एक पॉइंट सिखाया था कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ऑन द इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस का कोई इफेक्ट नहीं होता है। उसके लिए मैंने तुम्हें लॉजिक दिया था कि जो कैटलिस्ट है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड
रिएक्शन की रेट को इक्वली अफेक्ट करता है, राइट। ये सुनो, कैटलिस्ट जनरली अपन क्यों 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 यूज करते हैं बेटा कैटलिस्ट, कि कैटलिस्ट क्या करता है बेटा कि इक्विलिब्रियम अचीव होने में जो टाइम लगता है उसको कम कर देता है, रैपिड इक्विलिब्रियम अचीव करते हैं अपन, है ना, राइट। तो वो किस टाइप से करता है उसको भी अपन इस ग्राफ की हेल्प से समझ सकते हैं बेटा। ध्यान से सुनना बेटा, तुम्हारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है तो कैटलिस्ट किस टाइप से रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करता है, कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को स्लो डाउन भी कर सकता है, लेकिन जनरली अपन कैटलिस्ट क्यों ऐड करते हैं बेटा, फॉर स्पीड अप द रिएक्शन। तो स्पीड वाला केस ले रहे हैं अपन तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास कुछ एनर्जी होगी, उसको तुम एक्टिवेशन एनर्जी दोगे, फाइनली वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। ये ग्राफ होगा ना, यहाँ पे तुम्हारे पास रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, राइट। ये तुम्हारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी हो जाएगी, ये वाली वैल्यू। ये क्या हो जाएगी बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये वाली वैल्यू जाएगी तुम्हारे पास एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये ग्राफ है बेटा इन द अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। अगर तुम केमिकल रिएक्शन में एक कैटलिस्ट ऐड कर रहे हो जो कि रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा है, तो पता है बेटा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन का पाथ ही चेंज हो जाता है। किस टाइप से फॉलो करेगी बेटा ये पाथ, यहाँ पे रिएक्टेंट, ये तुम्हारे पास प्रोडक्ट। देख रहे हो बेटा कि जहां पे रिएक्टेंट आना था वहां पे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट भी वही फॉर्म हुआ है, राइट। लेकिन फर्क है बेटा क्या, अभी एक्टिवेशन एनर्जी देखो बेटा, ये तुम्हारे पास ये थी ना बेटी, अभी देखो बेटा ट्रांजिट स्टेट कहां पे आ रही है, ये वाली, राइट। तो इतनी एनर्जी लेके ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो बेटा पहले एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन ये थी, अभी कौन सी वाली होगी बेटा, सिर्फ ये वाली, और ये बैकवर्ड वाली कौन सी होगी बेटा, ये भी। लेकिन एक चीज नोटिस की बेटा तुमने कि जितनी फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज हुई ना बेटा, एग्जैक्टली उतनी ही एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड रिएक्शन डिक्रीज हुई है, हाँ या ना, हाँ या ना। तो ध्यान से सुनना बेटा, कैटलिस्ट जो है उसका इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, क्योंकि कैटलिस्ट क्या करेगा कि रिएक्शन को एक नया पाथ प्रोवाइड करवाता है, और उस पाथ की जो एक्टिवेशन एनर्जी है बेटा, वो स्पीड अप कर रहा है रिएक्शन को, तो उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी वो क्या रहेगी बेटा, काफी कम रहेगी, लो एक्टिवेशन एनर्जी का पाथ प्रोवाइड करवाता है। मतलब कैटलिस्ट की एब्सेंस में जो ग्राफ था, जो प्रेजेंस में ग्राफ है बेटा, अगर उसको तुम नोटिस करोगे तो उसने फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया है, और दोनों को इक्वल अमाउंट में कम किया है, राइट। इसलिए दोनों की रेट को भी इक्वली अफेक्ट करता है बेटा, इसलिए कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं आता है बेटा। यस और नो, अगर यहां तक किसी को कोई भी डाउट है बेटा तो पूछ सकता है। देखो बेटा आरएनएस इक्वेशन की बात करें अपन, राइट। देखो बेटा आरएनएस इक्वेशन क्या होता है, k इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, राइट। इसमें जो k है ना बेटा, ये k इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है, क्या है बेटा, रेट कांस्टेंट है, राइट। k क्या है बेटा, रेट कांस्टेंट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। जो e है बेटा वो है तुम्हारे पास एक्टिवेशन एनर्जी, r तुम्हारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, t टेम्परेचर, और a क्या है बेटा तुम्हारे पास आरएनएस कांस्टेंट। ओके, एक पॉइंट बेटा जो कि तुम्हें याद रखना है, जो एक गिवन रिएक्शन के लिए बेटा, एक गिवन रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी और जो आरएनएस कांस्टेंट है ना बेटा, वो दोनों ही कैसे रहेंगे, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अकॉर्डिंग टू द कोलिजन थ्योरी, जो एक्टिवेशन एनर्जी और जो तुम्हारे पास आरएनएस फैक्टर है बेटा, जो आरएनएस कांस्टेंट है, वो दोनों कैसे रहेंगे बेटा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। उन पे टेम्परेचर चेंज करने पे इनकी वैल्यू में कोई चेंजेस, ठीक है। अभी बेटा अपने को तो रिवर्सिबल रिएक्शन के साथ डील करना है। एक चीज ध्यान रखना बेटा, ये क्या है तुम्हारे पास, रेट कांस्टेंट, ये एक्टिवेशन एनर्जी है और ए आरएनएस कांस्टेंट है, दोनों ही टेम्परेचर क्या है बेटा, इंडिपेंडेंट। अगर एक रिएक्शन सेम है तो तुम टेम्परेचर चेंज करो तो इनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। डिफरेंट केमिकल रिएक्शन के लिए, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के लिए एक्टिवेशन एनर्जी एंड आरएनएस कांस्टेंट दोनों की वैल्यू क्या होगी बेटा, अलग अलग होगी, ठीक है। सर एक और बार बताओ। ओके, ध्यान से सुनना बेटा, जो ए है आरएनएस कांस्टेंट एंड जो एक्टिवेशन एनर्जी है, दोनों ही टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। एक गिवन रिएक्शन के लिए दोनों क्या रहते हैं बेटा, कांस्टेंट, टेम्परेचर चेंज करने पे इनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। अगर तुम डिफरेंट केमिकल रिएक्शन ही डिफरेंट कर दोगे बेटा, तो ऑब्वियसली डिफरेंट केमिकल रिएक्शन के लिए इनकी वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट होंगी बेटा। एक मैं रिवर्सिबल रिएक्शन कंसीडर कर रहा हूँ बेटा, तो इसका फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, द रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, क्या हो जाएगा बेटा, एक जो आरएनएस कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन उसको मैं एफ से डिनोट करूं, e की पावर माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइड बाय आरटी। कोई डाउट इसमें बेटा, राइट। ओके, व्हाट इज द रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बेटा, व्हाट इज द रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ab into e की पावर माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डिवाइड बाय आरटी, राइट। ये सुनो बेटा, सबको पता है बेटा अपने को तो इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे टेम्परेचर क्या इफेक्ट आता है उसको स्टडी करना है। तो के इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू क्या होता है बेटा, के एफ अपॉन के बी, राइट।
ये होता है बेटा। तो इसमें डालो वैल्यूज पुट करो के एफ और के बी की। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ए एफ इंटू ई की पावर माइनस ई एफ अपॉन आर टी डिवाइड बाई क्या बेटा, ए बी इंटू ई की पावर माइनस ई ए बी अपॉन आर टी, राइट। इक्वेशन बैकवर्ड डायरेक्शन अपॉन आर टी। ये ऊपर जाके कैसा हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा ना, राइट। फिर ई की पावर नीचे नेगेटिव, ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा मैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू ए एफ अपॉन ए बी, राइट, मल्टीप्लाई बाई ई की पावर माइनस कॉमन भी ले लिया बेटा मैंने, ई एफ माइनस ई ए बी डिवाइड बाई आर टी, राइट। देखो बेटा ये नेगेटिव है और ये ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन मैंने माइनस कॉमन लेके लिखा है, माइनस को अंदर लेके जाओ बेटा, सेम एक्सप्रेशन आएगा, माइनस ई एफ प्लस ई ए बी। कोई दिक्कत इसमें, राइट। ऐसा मैंने क्यों किया तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि बेटा डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है, एंथैल्पी ई एफ माइनस ई ए बी। कोई डाउट इसमें है ना। तो देखो बेटा तुम्हारे पास ये वाला पार्ट हो गया। अभी देखो बेटा इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, के इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा ये ए एफ अपॉन ए बी मल्टीप्लाई बाई क्या बेटा, ई की पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी, राइट। ये सुनो, सबसे पहले मैं बात करूं बेटा, सबसे पहले मैं बात करूं किसके लिए बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे टेम्परेचर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट आएगा बेटा। तुम्हें पता है बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच कैसा आएगा रे बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच कैसा आएगा बेटा, नेगेटिव, राइट। ये सुनो, तो बताओ बेटा ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा ना, राइट। 1 सेकंड बेटा, ठीक है। ये जो डेल्टा एच है बेटा ये कैसा आएगा, नेगेटिव। ये सुनो, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव। क्या ये पॉजिटिव हो जाएगा बेटा, ई की पावर समथिंग पॉजिटिव हो जाएगा नहीं, यस सर। डेल्टा एच नेगेटिव आएगा तो मैं अगर तुम्हें समझाने के लिए तो इसे लिख सकता हूँ बेटा, के इक्विलिब्रियम इक्वल टू जाएगा तुम्हारे पास ए एफ अपॉन ए बी इंटू ई की पावर माइनस डेल्टा एच कैसा आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा ना, माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी। इसकी वैल्यू समथिंग नेगेटिव आएगी बेटा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, राइट। अब बताओ बेटा ये इसकी पावर तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो टेम्परेचर अगर तुम बढ़ाओगे, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे बेटा तो ये वाली वैल्यू क्या करेगी बेटा, ई की पावर समथिंग पॉजिटिव हो जाएगा ना यहाँ पे, ये डिक्रीज करेगी, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा। हाँ है ना, समझ सकते हो बड़ा आसानी से। एक्सोथर्मिकली डेल्टा एच नेगेटिव आएगा बेटा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ए अपॉन ए बी इंटू ई की पावर समथिंग पॉजिटिव, राइट, यही रहेगा ना बेटा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे ई की पावर कम होगी, राइट। ये सुनो, तो के इक्विलिब्रियम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा, और अगर टेम्परेचर कम करोगे बेटा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज करेगा। ये तो था बेटा फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन बेटा उसके लिए तुम आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हो, राइट। ये सुनो, एक्सो के लिए बेटा डेल्टा एच पॉजिटिव रहेगा, ये है तुम्हारे पास डेल्टा एच पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये ई की पावर नेगेटिव ही रहेगा, राइट। इसको ऐसे लिखता हूँ बेटा मैं, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू ए एफ अपॉन ए बी डिवाइड बाई ई की पावर माइनस है ना बेटा, उसको लिखता हूँ डेल्टा एच अपॉन आर टी, राइट। अब डेल्टा एच कैसा आएगा बेटा, एंडो के लिए पॉजिटिव आएगा तो यही रहेगा। अगर अपन बेटा अभी टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये वाली वैल्यू क्या करेगी बताओ बेटा, टेम्परेचर बढ़ाने पे ई की पावर कम होगी तो ये वाली वैल्यू क्या करेगी बेटा, डिक्रीज करेगी, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या करेगा बेटा, बढ़ेगा ना। ध्यान से सुनना बेटा, ई की पावर डेल्टा एच अपॉन आर टी है जो कि एफ वन एफ बी के नीचे है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तुम लोग तो ई की पावर कम होगी, ई की पावर कम होगी तो बेटा क्या करेगा, ये वाली वैल्यू कम होगी, और ये वैल्यू देखो बेटा नीचे आ रही है, तो बेटा ये के इक्विलिब्रियम क्या करेगा बेटा, बढ़ेगा। तो बेटा फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शन, फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा, बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बढ़ेगा, राइट, और टेम्परेचर घटाने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज करेगा। हाँ है ना, ये सुनो, तुम्हारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है तुम्हारे पास, कि के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू द ए एफ अपॉन ए बी, ये दोनों ही कांस्टेंट है बेटा, ई की पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी। दोनों तरफ एल एन ले लूं बेटा, दोनों तरफ एल एन लूं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल एन के इक्विलिब्रियम, ये हो जाएगा बेटा एल एन ए एफ अपॉन ए बी मल्टीप्लाई बाई ई की पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी, राइट।
ln m इंटू एन की प्रॉपर्टी लगा दो बेटा, ln m इंटू एन होता है ln m प्लस n, तो ये क्या हो जाएगा ln k इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा ln af अपॉन ab प्लस क्या बेटा ln e की पावर माइनस डेल्टा h अपॉन आर टी। यहाँ पे बेटा e की पावर माइनस समथिंग है ना, ln m की पावर n क्या होता है बेटा n log m, पावर ln में हमेशा पावर बाहर आ जाती है बेटा, तो ये बाहर आ जाएगा पावर माइनस डेल्टा h अपॉन आर टी बाहर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास ये ln k इक्विलिब्रियम इक्वल टू हो जाएगा बेटा ln af अपॉन ab राइट माइनस डेल्टा h अपॉन आर टी मल्टीप्लाई बाई क्या बेटा ln e कितना होता है बेटा, बेटा ln का बेस कितना होता है e, तो ln e होता है 1, log का बेस कितना होता है बेटा 10, तो log 10 कितना होता है बेटा 1, तो ln e हो जाएगा 1, तो तुम्हारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई बेटा राइट। अभी देखना बेटा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कर्व ड्रॉ करने जाना है अपन, अपने को ग्राफ बनाना है किसका, ln के इक्विलिब्रियम वर्सेस 1/t का ग्राफ बनाना है बेटा। पता है बेटा ये ग्राफ कैसा आएगा, ये चीज पे डिपेंड करेगा कि रिएक्शन किस टाइप की है। तो अगर पहले अपन इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देख ले बेटा कैसा ग्राफ आएगा, तो जो ln के इक्विलिब्रियम वो y एक्सिस पे है राइट, और 1/t तुम्हारे पास x एक्सिस पे है, तो कौन सा फॉर्म हो गया बेटा y इक्वल टू c प्लस mx राइट, स्ट्रेट लाइन, ये सुनो स्ट्रेट लाइन हुआ कि नहीं हुआ बेटा, तो c क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, c हो जाएगा तुम्हारे पास ln af1ab, ये तो हो गया तुम्हारे पास इंटरसेप्ट, और तुम्हारे पास स्लोप ऑफ द कर्व कितना हो जाएगा बेटा, स्लोप ऑफ द कर्व माइनस डेल्टा एच अपॉन आर राइट, यस और नो। अभी देखो बेटा अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है बेटा, तो बताओ एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या हो जाएगा, डेल्टा एच क्या आएगा पॉजिटिव, तो स्लोप नेगेटिव राइट, स्लोप नेगेटिव। ये तुम्हारे पास स्ट्रेट लाइन आएगा बेटा, ये तुम्हारे पास इंटरसेक्शन हो गया राइट। और तुम बताओ बेटा एंडोथर्मिक की बात करें तो डेल्टा एच पॉजिटिव, तो स्लोप कैसा रहेगा नेगेटिव, ये वाला ग्राफ आ जाएगा राइट। कोई बता सकता है बेटा एक्सो के लिए कैसा ग्राफ आएगा, और एक्सोथर्मिक ln के इक्विलिब्रियम वर्सेस 1/t का ग्राफ, ये हो गया तुम्हारे पास पॉजिटिव राइट। बेटा एक्सो के लिए तुम्हारे पास डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी बेटा नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो स्ट्रेट लाइन विद द पॉजिटिव स्लोप ऐसा ग्राफ आएगा। ध्यान से सुनना बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होती है उनके लिए डेल्टा एच की वैल्यू आएगी नेगेटिव, एम क्या है तुम्हारे पास माइनस डेल्टा एच अपॉन आर, ये नेगेटिव आ गया बेटा तो स्लोप कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, तो स्ट्रेट लाइन विद द पॉजिटिव स्लोप, यस और नो, यस सर राइट। यस सर, AF अपॉन AB हमेशा देखो बेटा तो तुम्हारे पास अभी क्या इक्वेशन आया था, ln के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या बेटा ln AF अपॉन AB, तो तुम्हें पता है बेटा एरेनियस कांस्टेंट्स होते हैं वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, डेल्टा एच अपॉन आर टी, इक्वेशन आया था बेटा तुम्हारे पास राइट। अभी देखो बेटा एट टी इक्वल टू T1 टेम्परेचर पे बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है K1 एंड एट T इक्वल टू T2 टेम्परेचर बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की वैल्यू है K2। T1 टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है बेटा K1, और T2 पे कितना है बेटा K2। तुम्हें पता है बेटा टेम्परेचर चेंज करने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा क्योंकि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट फंक्शन है राइट। तो बताओ बेटा T1 टेम्परेचर पे इक्वेशन कैसा हो जाएगा, ln K1 इज इक्वल टू ln AF अपॉन AB माइनस डेल्टा एच अपॉन आर T1 राइट। एट T2 टेम्परेचर लिखो बेटा क्या हो जाएगा ये ln K2 इज इक्वल टू ln AF और AB में चेंज नहीं आएगा ना बेटा, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है दोनों ही, माइनस डेल्टा एच अपॉन आर T2 राइट, ये सुनो हाँ है ना बेटा। अभी देखो बेटा इसको मैं बोलूँ इक्वेशन 1, इसको मैं बोल दूँ इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करो बेटा, 2 में से 1 को माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा बेटा, इस साइड तो क्या हो जाएगा ln K2 माइनस ln K1। अब इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करोगे बेटा ये तो सीधा ही कैंसिल आउट हो जाएगा राइट, क्या जाएगा बेटा माइनस डेल्टा एच आर T2, उसको माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना वो डेल्टा एच आर T1 बेटा। मैंने इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस किया तो ये एक्सप्रेशन आएगा बेटा। सबको पता है बेटा कि ln m माइनस n, ln m माइनस ln n क्या होता है बेटा ln m बाई n, तो ln K2 बाई K1 इसमें डेल्टा h अपॉन r कॉमन ले लो बेटा तो क्या हो जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2 बेटा राइट। अगर मैं इसको log में कन्वर्ट करूं बेटा तो क्या आ जाएगा 2.303 मल्टीपल में आएगा log के, ln को log में कैसे कन्वर्ट करते बेटा, मल्टीपल में क्या आ जाता है 2.303, उसको उधर लेके चला जाता हूँ तो log K2 बाई K1, log K2 बाई K1 इज इक्वल टू जाएगा तुम्हारे पास डेल्टा H, एक सेकेंड क्या हो जाएगा बेटा डेल्टा H अपॉन 2.303 R
1/T1 माइनस 1/T2। ध्यान रखना बेटा, ये मैंने ये 2.303 था ना, ये log के मल्टीपल में था। इधर ln को log में कन्वर्ट करते हैं तो log के मल्टीपल में 2.303 आता है, राइट। और ln और log में क्या फर्क है पता है ना, log का बेस 10 होता है और ln का बेस e होता है बेटा। तो ये तुम्हारे पास इक्वेशन है बेटा। जब भी तुम्हें एक टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे तुम्हें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है और अदर टेम्परेचर पे तुम्हें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है बेटा, तो हमेशा ये वाला इक्वेशन यूज करोगे बेटा, राइट। अभी आर की वैल्यू क्या लेनी है बेटा, ये कैसे डिसाइड करोगे बेटा। अगर डेल्टा एस तुम्हें जूल में गिवन है ना बेटा, तो आर की वैल्यू कौन सी लोगे बेटा, जूल वाली, 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन। और एक कैलोरी में गिवन हो तो आर की वैल्यू कितनी लोगे बेटा, 2 कैलोरीज वाली वैल्यू। तो बेटा अगर एक टेम्परेचर पे तुम्हें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है और किसी अदर टेम्परेचर पे तुम्हें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है बेटा, यही एक तरीका है। log K2/K1 is equal to delta H upon 2.303 R 1/T1 minus 1/T2। तो ये वाला फॉर्मूला याद कर लो बेटा। इसको वोट ऑफ इक्वेशन भी बोलते हैं। इसका डेरिवेशन अपन केमिकल काइनेटिक्स में भी करेंगे, बट अभी के लिए इस रिएक्शन को तुम याद रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वेशन। ओके बेटा, तो अभी अपन बात करेंगे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम की। तो देखो बेटा, तुम्हारे पास एक रिएक्शन है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है बेटा, राइट। इसको तुमने हीट किया और ये क्या बनाएगा बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस। इस इक्विलिब्रियम पे, ये केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, लेकिन बेटा दो केमिकल रिएक्शन हो रही है एक साथ, और दोनों में इक्विलिब्रियम भी कैसे आ रहा है बेटा, एक साथ, मतलब साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का केस है। यहाँ पे जो CO2 गैस बनी ना बेटा, वो आगे एक दूसरी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रही है। CO2 गैस रिएक्ट विद कार्बन एंड फॉर्मिंग 2CO गैस, ठीक है, ये कार्बन सॉलिड। ओके, बहुत ही ध्यान से सुनना बेटा, तुम्हें इनिशियली कुछ भी नहीं गिवन है, तुम्हें इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है बेटा। फर्स्ट रिएक्शन है ना, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है तुम्हें K1, और इस जो सेकंड वाली रिएक्शन है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तुम्हें K1 गिवन, K2 गिवन है। इसके t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे इसके इनिशियल मोल्स गिवन है कितने बेटा, A, और इसके t इक्वल टू 0 पे इसके कितने गिवन है बेटा, इनिशियली इसके कितने गिवन है बेटा, B, राइट। ये सुनो, कोई दिक्कत इसमें, तुम्हें इसके इनिशियल मोल इसके गिवन है और तुम्हें इसके इनिशियल मोल्स गिवन है। अभी देखो बेटा, सबसे पहले ये वाली रिएक्शन स्टार्ट होगी, ए में से कुछ कम होगा बेटा, a माइनस एक्स, राइट। इसका कितना बन जाएगा बेटा, x, इसका कितना बन जाएगा बेटा, x, हाँ या ना, हाँ या ना, यस सर। कोई दिक्कत इसमें। जैसे CO2 का x बनेगा बेटा, जैसे CO2 का x बनेगा, ये दोनों आपस में रिएक्ट करना स्टार्ट कर देंगे और CO फॉर्म करेंगे। और बेटा ध्यान से सुना, इन दोनों रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम है ना, वो साइमल्टेनियसली आएगा, मतलब इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आएगा तभी इसमें आएगा, क्योंकि बेटा इसके प्रोडक्ट को ये अफेक्ट कर रही है, हाँ या ना, हाँ या ना, यस और नो। यस सर। इन दोनों रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एक ही मोमेंट पे आएगा, साइमल्टेनियसली इनमें इक्विलिब्रियम आएगा। तो ध्यान से समझना बेटा, इन दोनों रिएक्शन में CO2 कॉमन है, तो जैसे ही यहाँ पे CO2 x बनेगा बेटा, ये आगे जाएगा तो कुछ कम हो जाएगा ना, x माइनस वाई, राइट। ये सुनो, जब इसमें इक्विलिब्रियम आएगा बेटा, तो ये x माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, b माइनस वाई, ये b है ना बेटा, इसके 1 से 1 करता तो y से y करेगा, ये कितना बन जाएगा बेटा, 2y, है ना। अब बेटा ध्यान से सुनना एक बात, ये दोनों रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे साइमल्टेनियसली आएंगी, तो बताओ बेटा इन दोनों में CO2 कॉमन है, तो अगर फाइनली ये x माइनस वाई बचा तो इस वाले इक्विलिब्रियम में भी CO2 कितना लोगे बेटा, x माइनस वाई, है ना, यस और नो, x लोगे x माइनस वाई लोगे। सर x माइनस वाई कैसे? ध्यान से सुनना बेटा, ये CO2 जब इन दोनों केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियसली स्टेबलाइज होगा, यस और नो, कि जब ये वाली यस सर। तभी ये आएगी, राइट। ये तुम्हारे पास कुछ कम हुआ a माइनस एक्स, एक्स ये बना x, राइट। लेकिन जैसे CO2 बनेगा इक्विलिब्रियम क्या करेगा बेटा, आगे निकल लेगा, है ना। अरे ये वाली रिएक्शन हाँ स्टार्ट, सर। तो फाइनली कंटेनर में CO2 कितना बचेगा बेटा, x माइनस वाई ना। जब दोनों रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गई है तो ये x ही रहेगा क्या CO2 पूरे कंटेनर में। What is the नहीं actual सर। amount of CO2? What is the actual amount of CO2 in the container जब दोनों इक्विलिब्रियम में स्टेबलाइज हो गए, x माइनस वाई, x माइनस वाई। दोनों में यही कॉमन था बेटा। तो इसकी अगर x माइनस वाई यहाँ से आई तो ऑब्वियसली बात है कि सेकंड वाले कंटेनर में इसकी अमाउंट कितनी रहेगी, दोनों साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम बेटा एक साथ स्टेबलाइज हुए हैं। ये नहीं कि ये रिएक्शन तुम अलग से करवा रही हो किसी और कंटेनर में करवा रहे हो, नो, ये दोनों एक ही कंटेनर में हो रही है, एक ही पार्ट है। समझ में आया क्या बेटा? सर यस सर। एक और एग्जांपल लेते हैं, हाँ बोलना बेटा। T0 पे अगर इसका स्टार्टिंग में x था तो वो CO2 T0 पे ही कैसे स्टार्ट हो गया? क्या बेटा T0 पे स्टार्ट नहीं हुआ है वो,
इसका बी का लिखा था, वो T0 नहीं है, वो किसी टाइम T पे है, ठीक है। थोड़ी देर के बाद स्टार्ट हो जाएगा जब CO2 बनना चालू होगा, उसके बाद स्टार्ट होगा ये रिएक्शन, ठीक है। समझा कि नहीं समझा? यस सर। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का। अभी क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे बेटा, तो ऊपर वाली रिएक्शन उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है बेटा, K1, क्या हो जाएगा, इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन तो आएंगे नहीं, सॉलिड है, तो सिर्फ क्या आएगी बेटा, C कॉन्सेंट्रेशन, राइट, जो कि क्या हो जाएगी बेटा X माइनस वाई, और अगर मोल से तो डिवाइड बाई वॉल्यूम और कर देंगे, राइट। इसका क्या इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा बेटा, K2 बताओ, CO की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइड बाई CO2 की कॉन्सेंट्रेशन, निकाल सकते हो आसानी से, हाँ है ना, राइट। एक और साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का केस लेते हैं बेटा, H2S, ये डाइप्रोटिक एसिड है बेटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइप्रोटिक एसिड, ऐसा एसिड जो 2H+ देता हो उसको बोलते हैं डाइप्रोटिक एसिड, समझा बेटा। ऐसे एसिड जो 2H+ दे सकता है उनको बोलते हैं डाइप्रोटिक एसिड। तो बेटा यस सर। इस टाइप से डिसोसिएट होगा, H+ प्लस HS-, एक H+ दे दिया बेटा, क्या इसका डिसोसिएशन यहीं पे रुक जाएगा, नो बेटा, ये एक बार फिर से डिसोसिएट होगा, जो HS- फॉर्म हुआ है बेटा वो फिर से डिसोसिएट होगा, किसमें बेटा, H+ प्लस S-2, और कंटेनर में ये दोनों इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका भी तुम्हें कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, इसका भी कुछ K2, राइट। T=0 पे मान लो बेटा स्टार्टिंग में तुम्हें H2S की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो A गिवन है, ठीक है, तो ये A था स्टार्टिंग में, तो बताओ बेटा कुछ कम हो जाएगा बाद में डिसोसिएट होगा तो A माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा बेटा x, ये कितना हो जाएगा बेटा x, है ना। अब बताओ बेटा क्या ये x ही रहेगा कंटेनर के अंदर, ये आगे डिसोसिएट होगा, तो बेटा तुम्हारे पास ये x बना हुआ है, ये रिएक्शन इसी का पार्ट है, लेकिन समझने के लिए इसको अपन अलग लिख रहे हैं, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है दोनों। जैसे ये x बनेगा बेटा ओ डिसोसिएट होगा, x माइनस वाई, ये कितना बनेगा बेटा y, ये कितना हो जाएगा बेटा y। अभी देखो बेटा इन दोनों इक्विलिब्रियम में दो चीज कॉमन है, क्या बेटा, HS- एंड H+, राइट। तो तुम बताओ बेटा कि फाइनली कंटेनर के अंदर HS- जो है ना किसकी कांस्टेंट कितनी है बेटा, X माइनस वाई, X minus y. X माइनस वाई, राइट। अभी बताओ बेटा कंटेनर के अंदर टोटल H+ कितना है, जब दोनों इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियसली स्टेबलाइज हुए हैं तो व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन, X+Y, राइट। ये सुनो बेटा, राइट। एक शायद किसी ने क्वेश्चन पूछा था HS से रिलेटेड, जेई का क्वेश्चन था वो, बेटा दोनों का K1 K2 लिख लोगे, राइट, वहां से x और y की वैल्यू आ जाएगी, आया ना, राइट, x और y की वैल्यू आ गई तो H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। उस क्वेश्चन में शायद तुमसे pH पूछा था, और pH का फॉर्मूला होता है बेटा pH इक्वल टू द माइनस ऑफ log H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन। किसने क्वेश्चन पूछा था मुझे याद नहीं किसने पूछा था, तो बेटा सर उस क्वेश्चन में HCl भी दिया था, उसका क्या रोल है? वो भी अपन देखते हैं, क्वेश्चन ही देख लेते हैं, समझ में आया बेटा ये वाला, है ना। सर सर हाँ बेटा, सर H+ जो है वो टोटल X+Y है ना, फाइनल जो बचेगा, तो रिएक्शन में हम लोग X ही लिखेंगे कि X+Y लिखना है, क्योंकि वो तो वो रिएक्शन। देखो ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, ये दोनों इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियसली एक ही कंटेनर में स्टेबलाइज हुए ना बेटा, तो फाइनली जब ये वाला इक्विलिब्रियम आया है, जब ये वाला ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो H+ कितना है टोटल वहां पे, X+Y। जब ये वाली रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो टोटल H+ कितना है वहां पे, X+Y बेटा। तो ध्यान से सुनना, इसका जो K1 का एक्सप्रेशन होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, H+ की कितनी लोगे बेटा उसमें, H+ की कॉन्सेंट्रेशन आएगी X+Y, HS- की आएगी X माइनस वाई, और इसकी कितनी आ जाएगी बेटा A माइनस एक्स, जो ये तुम्हारे पास है बेटा, तो सेकंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 वो कितना आ जाएगा बेटा, H+ की कांस्टेंट X+Y, S-2 की Y डिवाइड बाई X माइनस वाई। तो बेटा H+ आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो तुम्हें X+Y लेनी है, समझा कि नहीं समझा बेटा, यस सर। राइट।